अगर मान लो 10 साल छत्रपति साहू महाराज और जीवित होते तो क्या हो सकता था, ये आपको बताना चाहता। 1918 में जब साउथ बोरो कमीशन आया था तो साहू महाराज की वजह से भास्कर राव जाधव और बाबा साहब अम्बेडकर ने विधिमंडल में रिजर्वेशन की मांग किया था। अंग्रेजों ने कहा था कि 10 साल बाद हम फिर से आयोग भेजें। तो 1922 के बाद 1918 के बाद 10 साल कब हुआ? 1928। 1928 को साइमन कमीशन आया। और जब साइमन कमीशन क्यों आया? जो बातें साउथ बोरो कमीशन के सामने बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट के लोगों ने कही थी, उसकी सघनता से जांच करके उनको अधिकार दिया जाए कैसे, इसके लिए साइमन कमीशन आया 1928। मगर छत्रपति साहू महाराज थे नहीं। और जब छत्रपति साहू महाराज नहीं थे तो जो पिछड़े वर्ग के लोग, मराठा, कुर्मी, माली और तमाम पिछड़े वर्ग के जो लोग थे, वो लोग गांधी जी के पीछे चले, कांग्रेस के आंदोलन के पीछे चले। क्यों चले गए? क्योंकि उनको समझाया गया कि गांधी जी देश की लड़ाई लड़ रहे और अंबेडकर जाति की लड़ाई लड़ रहे। गांधी जी देश की लड़ाई लड़ रहे और अंबेडकर जाति की लड़ाई लड़ रहे। तो उस समय जो अपने अधिकार की बात करता था, कांग्रेस वाले उसको राष्ट्रद्रोही, अंग्रेजों का पिट्ठू घोषित कर देते थे। बाबा साहब को भी कई बार कहा कि अंग्रेजों के पिट्ठू। जैसे आज आरएसएस वाले हैं, अगर आप कहो जाति गिनती होनी चाहिए, 52% ओबीसी को 52% आरक्षण मिलना चाहिए, तो क्या कहेगा? निजीकरण में ओबीसी को आरक्षण मिलना चाहिए। अगर आप ये बात कहोगे तो क्या कहेगा? देशद्रोही। क्या कहेगा? देशद्रोही है, पाकिस्तान से लड़ रहे हैं, ये देश में आरक्षण की बात कर रहा है। मतलब आप अपने अधिकार की बात करोगे तो कहेगा देशद्रोही। मतलब जो देश का नहीं है, वो जो देश के लोग हैं, जो देश के असल बासिंदे हैं, असल मूल निवासी हैं, उनको जो इस देश के ही नहीं है, वो देशद्रोही का सर्टिफिकेट दे रहे हैं। कितनी बड़ी बात है। जो देश के नहीं है वो देशद्रोह का सर्टिफिकेट आपको दे रहे हैं, क्योंकि आप अपने अधिकार की मांग कर रहे हैं। तो आज भी ओबीसी के लोग फंसे हैं ना उस चक्कर में। गांधी केवल आज आरएसएस का ही राष्ट्रवाद नहीं है, उस समय कांग्रेस का भी राष्ट्रवाद था। उस समय आरएसएस की जगह कांग्रेस थी, आज कांग्रेस की जगह आरएसएस है। बात एक ही है। उस समय कांग्रेस का नेतृत्व ब्राह्मण कर रहे थे और वो इस बात का ध्यान रख रहे थे कि बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को अधिकार नहीं मिलना और इनको आजादी के नाम पर अपने साथ लेना भी है, मगर इनको अधिकार भी नहीं मिलना चाहिए। ये दोनों काम कर रहे। वैसे आज आरएसएस के लोग कर रहे, इनको राष्ट्रवाद के नाम पर अपने साथ लेना है मगर अधिकार नहीं देना। इनको हिंदू के नाम पर अपने साथ लेना है मगर अधिकार नहीं देना है। उस समय का और इस समय का तुलना करके समझा रहे हैं ताकि समझ में आए हमारे। तो ओबीसी के लोग गांधी जी के साथ चले। अगर साहू महाराज होते तो ओबीसी के लोग गांधी जी के साथ नहीं थे। और अगर ओबीसी के लोग गांधी जी के साथ नहीं जाते तो गांधी जी साइमन गो बैक का मूवमेंट चलाने लायक नहीं। हमारे लोगों की वजह से गांधी जी साइमन गो बैक का मूवमेंट चलाने लायक हुए, नहीं तो साइमन गो बैक का मूवमेंट चलाने लायक नहीं होते। अगर वो साइमन गो बैक का मूवमेंट चलाने लायक नहीं होते, साहू महाराज होते तो साइमन सघन अध्ययन करता पूरे भारत का, और भारत में जो अधिकार वंचित लोग थे, बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लोग, उनको उसी समय अधिकार मिल गए। अगर साहू महाराज 10 साल और जीवित होते, 1922 में गए, 32 तक अगर जीवित होते तो ये सारा मामला खत्म हो गया होता उसी समय। आज लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती और आज देश पर ब्राह्मणों का कब्जा जो है वो कब्जा नहीं होता। इतना बड़ा मामला है छत्रपति साहू महाराज। साइमन दौड़ा नहीं कर पाए ठीक से, वापस चले गए। 1932 में गोलमेज सम्मेलन में बाबा साहब सेपरेट इलेक्ट्रेट लेकर के आए। आज ओबीसी के लोग कहते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर ने ओबीसी के लिए क्या किया। ये बहुत बड़ा सवाल है। ओबीसी के लोगों को कुछ पता तो है। अब ओबीसी के लोग ये भी कहते थे, कुछ ओबीसी के लोग जय भीम बोलने लगे।
तो जब ओबीसी का आदमी जय भीम बोलता है तो पंडित के पेट में दर्द बहुत ज्यादा होता है। शेड्यूल कास्ट का आदमी जोर से चौराहे पर जय भीम बोले, पंडित के पेट में दर्द नहीं होता है। मगर ओबीसी का आदमी कैसे जय भीम बोल रहा है? इससे तो पंडित के पेट में दर्द बहुत ज्यादा हो जाता है। तो दर्द बढ़ जाता है पंडित का जब ओबीसी का आदमी जय भीम बोलता है। तो आता है ओबीसी के पास आता है और कहता है, जवान हो गए क्या, महान हो गए क्या, जय भीम बोल रहे, क्या किया भीम ने तुम्हारे? अरे लिख ही तो रहे थे, 4 लाइन तुम्हारे लिए भी लिख दिए होते, लिखा नहीं तुम्हारे लिए। ओबीसी के आदमी को भी समझ में आता है, हाँ यार बात तो सही है, डॉक्टर अंबेडकर संविधान निर्माता थे, जब लिख ही रहे थे तो हमारे लिए भी 4 लाइन पढ़ा दिए होते, हमको आज लड़ने की क्या जरूरत पड़ती, 4 लाइन हमारे लिए भी लिख दिए होते। अब ओबीसी को ये नहीं पता है संविधान बनने की प्रक्रिया कब से शुरू होगी और संविधान कैसे बना, उसमें अंबेडकर को कितनी मशक्कत करनी पड़ी, अंबेडकर की कितनी बातें मानी गई, कितनी नहीं मानी गई, ये बहुत सारी बातें ओबीसी के लोगों को पता नहीं। क्योंकि जब 32 का गोलमेज सम्मेलन हुआ, बाबा साहब अंबेडकर लंदन गए तो गांधी जी ने अंग्रेजों को कहा ये भारतीयों के प्रतिनिधि नहीं है और ये शेड्यूल कास्ट के भी प्रतिनिधि, ओबीसी तो छोड़ो, कहा ये शेड्यूल कास्ट के भी प्रतिनिधि नहीं है। शेड्यूल कास्ट के लोग थोड़ा जागृत थे, बाबा साहब को मानते थे, बाबा साहब का संगठन था, तो उन्होंने लेटर लिखा भारत से, हजारों लेटर गए, खून से लिखे लेटर गए, हमारे नेता गांधी जी नहीं है, हमारे नेता डॉक्टर अंबेडकर है। जब ये लेटर हजारों गए तो गांधी जी को मजबूरी में अंग्रेजों ने शेड्यूल कास्ट का नेता बाबा साहब अंबेडकर को माना और शेड्यूल कास्ट के लिए बोलने की इजाजत बाबा साहब अंबेडकर को गोलमेज सम्मेलन में मिली। ये इतिहास है, ये पता नहीं, अगर साहू महाराज जीवित होते 32 तक तो या तो साहू महाराज ही गोलमेज सम्मेलन में होते या साहू महाराज अपना प्रतिनिधि गोलमेज सम्मेलन में भेजते और वो ओबीसी का मुद्दा भी गोलमेज सम्मेलन में उठाने का काम करता है। लेकिन साहू महाराज तो थे और जो ओबीसी के लोग थे साहू महाराज के जाने के बाद में वो गांधी को अपना नेता मान लिए थे और गांधी ओबीसी के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर भी गोलमेज सम्मेलन में थे। मगर गांधी ने ओबीसी का कोई मुद्दा उठाने का काम गोलमेज सम्मेलन में नहीं किया, बल्कि डॉक्टर अंबेडकर जो मुद्दे उठाते थे उनका गांधी जी विरोध करते। सबसे बड़ी देर डॉक्टर अंबेडकर की क्या है, ओबीसी को समझना चाहिए। आर्टिकल 340 तो उन्होंने दिया ही दिया, सबसे बड़ी देर क्या है? जब गोलमेज सम्मेलन में बाबा साहब अंबेडकर गए, उन्होंने पहले नंबर की मांग रखी कि भारत में एडल्ट फ्रेंचाइज लागू करो, वयस्क मताधिकार लागू करो। उस समय लंदन में भी वयस्क मताधिकार नहीं था। जब बाबा साहब अंबेडकर ने गोलमेज सम्मेलन में कहा कि भारत में एडल्ट फ्रेंचाइज वयस्क मताधिकार लागू करो, उस समय लंदन में भी वयस्क मताधिकार लागू नहीं था। तो गांधी जी उसके विरोध में खड़े हो और गांधी जी ने उसके विरोध में खड़े होकर के गांधी जी ने कहा वयस्क मताधिकार लागू करने की क्या जरूरत है? जो इनकम टैक्स देने वाले लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनको ही वोट का अधिकार मिलना चाहिए। बाबा साहब ने कहा हमारे लोग पढ़े लिखे तो है नहीं, तुम लोगों ने पढ़ने ही नहीं दिया तो कहां से होगा? तो गांधी जी ने कहा अनपढ़ लोग वोट कैसे डाले? तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा हमारे जो अनपढ़ लोग हैं वो खेत में काम करते हैं, कुदाल चलाते हैं, हल चलाते हैं, बैल चलाते हैं, फावड़ा चलाते हैं। अगर गांधी जी उसको ही चुनाव चिन्ह बना दिया जाए तो चुनाव निशान देखकर हमारे लोग वोट डाल देंगे। इसलिए भारत में चुनाव चिन्ह है, इसलिए अमेरिका में चुनाव चिन्ह नहीं है, भारत में चुनाव चिन्ह। तो ये भारत में चुनाव चिन्ह क्यों आया? ये भारत में चुनाव चिन्ह सभी लोगों को वोट मिलना चाहिए, वोट का अधिकार, ये सुनिश्चित करने के लिए भारत में चुनाव चिन्ह आया और ये लड़ाई बाबा साहब अम्बेडकर ने लड़ने का काम किया है। तब लंदन में भी सबको वोट डालने का अधिकार नहीं था। उसके बाद अंग्रेजों ने लंदन में वयस्क मताधिकार लागू करने के लिए कमेटी बनाई। उस कमेटी में स्पेशलिस्ट के तौर पर डॉक्टर अंबेडकर को लिया कि लंदन में अगर वयस्क मताधिकार लागू करना है तो अंबेडकर वयस्क मताधिकार के जानकार हैं, इसलिए उनको उस कमेटी में रखना चाहिए। हमारे लोग देश में सोच रहे हैं, अंग्रेजों ने भी उनको बुलाया सलाह लेने के लिए, हम वयस्क मताधिकार लागू करना चाहते हैं, कैसे लागू करें? और अगर ये एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं होता तो सरपंच होता ओबीसी,
सरपंच नहीं होता, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का मेंबर नहीं होता, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का चेयरमैन नहीं होता, विधायक नहीं होता, सांसद नहीं होता, मुख्यमंत्री नहीं होता, और 2-4 ओबीसी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर भी पहुंच गए, वो भी नहीं पहुंच पाते। ये जो सारा का सारा चमत्कार हुआ है, ये चमत्कार एडल्ट फ्रेंचाइज की वजह से हुआ है, वयस्क मताधिकार की वजह से हुआ है। और ये वयस्क मताधिकार लागू करने के पीछे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हैं, उनकी वजह से ये सारा चमत्कार हुआ है। ये हम लोगों की शेड्यूल कास्ट के लिए उन्होंने सेपरेट इलेक्टेड लाया, इसमें भी सेपरेट इलेक्टेड का सब्जेक्ट, सेपरेट इलेक्टेड लाया, डबल वोटिंग लाया। डबल वोटिंग क्यों लाया? क्योंकि बाबा साहब ये कह रहे थे गांधी जी को, गांधी जी आपके लोग हमारे साथ न्याय नहीं करेंगे, इसलिए हमारे लोग हमारे ही लोगों को चुने, उसमें आप लोग ना वोट देने में शामिल रहो और ना इलेक्शन लड़ने में शामिल रहो। हमारा आदमी ही इलेक्शन लड़ेगा और हमारा आदमी ही वोट देगा और हमारा जो आदमी जीत के जाएगा वो हमारा ही होगा, क्योंकि हमारे लोग ही वोट देकर भेजेंगे तो वहां लड़ाई लड़ने का काम करेगा। अगर आप लोग भी वोट दोगे, हमारा आदमी भी वोट देगा, तो हमारा आदमी जब जाएगा तो हमारी लड़ाई नहीं लड़ेगा, आपकी लड़ाई लड़ेगा। इसलिए हमें सेपरेट कर दो, हमें अलग वोट देने का अधिकार दे दो, अलग निर्वाचन क्षेत्र दे दो, हमारा आदमी ही खड़ा हो और हमारा आदमी ही वोट डाले, ऐसी व्यवस्था दे दो। गांधी जी के पास इसका जवाब तो था नहीं, तो गांधी जी ने कहा मगर इससे जो अछूत है वो तो हिंदू समाज से अलग हो जाएंगे। बाबा साहब को तो गांधी जी से भी ज्यादा दिमाग था, तो बाबा साहब ने कहा अच्छा अलग हो जाएंगे, तो ऐसा करो जुड़े रहना चाहिए, हम नहीं चाहते अलग हो जाए, जुड़े रहना चाहिए। तो 2 बार वोट का अधिकार हो जाए, एक बार सेपरेट इलेक्टेड दोगे तो आपका कहना है, आपका तर्क है अलग हो जाएंगे आपके समाज से, तो हम नहीं चाहते अलग हो, ये जुड़े, इसलिए इनको 2 बार वोट का अधिकार दे दो। जब आपका नेता चुनाव लड़ेगा तो हमारे लोग उसमें खड़े नहीं होंगे मगर उसमें वोट डाल देंगे, तो इसलिए इनको एक बार ये अपने नेता को चुन लेंगे और एक बार तुम्हारे नेता को भी चुन लेंगे, 2 बार चुन लेंगे, तो ये जुड़े रहेंगे, अलग नहीं होंगे। तो गांधी जी को और उल्टा पड़ गया ये तर्क, और अंग्रेजों ने, चूंकि अंग्रेज तो तर्क के आधार पर बात मानते, तो अंग्रेजों ने ये बात मान लिया। तो गांधी जी को समझ में आ गया लंदन में कुछ नहीं कर सकते, भारत चल के ही देखे। संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी की बात भी अंग्रेजों ने मान लिया, अगर इसको आज लागू कर दिया जाए सबसे ज्यादा फायदा होगी इसको। तो गांधी जी आकर के अमरण अनशन पर बैठ गए। अगर साहू महाराज जीवित होते तो गांधी जी के अमरण अनशन का नाटक चल नहीं पाता। साहू महाराज की ना होने की वजह से जो पूना पैक्ट थोपने में कामयाब हो गए गांधी जी बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर, और जो सेपरेट इलेक्टेड था वो ज्वाइंट इलेक्टेड था, और उसकी वजह से शेड्यूल कास्ट के 131 नंबर आप पार्लियामेंट जो जा रहे हैं वो शासक जातियों के गुलाम हो गए, ऐसा बाबा साहब अम्बेडकर ने लिख दिया। और आज हम लोग प्रैक्टिकल देख रहे हैं, 131 नंबर, 131 नंबर है। ये जय भीम बोलते हैं पिटाई हो जाती है, ये मूछ रखते हैं पिटाई हो जाती है, ये घोड़ी पर चढ़ते हैं पिटाई हो जाती है, हत्या हो जाती है। 131 नंबर आप पार्लियामेंट, इनके बगैर कोई सरकार नहीं चल सकती, मगर 131 है। और इधर जय भीम बोलने पर पिटाई हो रही है, घोड़ी पर चढ़ने पर पिटाई हो रही है, मूछ रखने पर पिटाई हो रही है। राष्ट्रपति जी को मंदिर में नहीं घुसने दिया गया। सबसे बड़ी हैरानी की बात तो रामनाथ कोविंद जी देश के राष्ट्रपति थे, वो जब पुष्कर के मंदिर में गए राजस्थान में, तो पंडितों ने उनको कहा आप देश के राष्ट्रपति हो सकते हैं मगर मंदिर का राष्ट्रपति ब्राह्मण ही होता है, इसलिए आपको यहाँ घुसने की इजाजत नहीं है। और मियाँ बीबी दोनों सीढ़ी से वापस आ गए, सीढ़ी पर बैठकर पूजा करेंगे। तो ये 131 होने के बाद भी नहीं हो रहा। अगर आज ओबीसी के लोगों के अंदर चेतना आ रही है कि हमें पॉलिटिकल रिजर्वेशन चाहिए, ये कोई बुरी बात नहीं है, ये अच्छी बात है। चेतना आ रही है, वो डिमांड कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन समझदारी भी साथ साथ रखना होगा, इतिहास भी जानना होगा कि ज्वाइंट इलेक्टेड से जो चुनाव जीत कर एमपी एमएलए शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के जा रहे हैं, वो किसी भी समस्या का समाधान नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा कि पूना पैक्ट से जो लोग चुनाव जीत कर जाएंगे वो दलाल होंगे, चमचे होंगे, कुत्ते होंगे। फिर लिखा ये काटने वाले कुत्ते नहीं होंगे, भौंकने वाले कुत्ते नहीं होंगे, ये तलवे चाटने वाले
और दुम हिलाने वाले कुत्ते। और आगे लिखा, अगर इनको जम्हाई ना आए तो पार्लियामेंट में मुंह ही नहीं खोलते। जम्हाई नेचुरल काल है, इसलिए इनका बस नहीं चलता और मुंह खोलना पड़ता है। अगर इनका बस चले तो ये जम्हाई आने पर भी मुंह ना खोले, ऐसा अम्बेडकर ने लिखा हुआ है। तो ये जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन है, इसके बारे में हमारे लोगों को ये जानने की जरूरत है कि अगर हमें पॉलिटिकल रिजर्वेशन चाहिए मगर हमें सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए, और इसकी वजह से ज्वाइंट इलेक्टोरेट की वजह से शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के चुने हुए प्रतिनिधि उनके गुलाम हो। ओबीसी के लोग तो जनरल सीट पर चुनकर जा रहे हैं, मगर जनरल सीट पर चुनकर जाने के बाद भी नहीं बोलते हैं कोई। समाज तो बिना पेदी का लोटा गैर जानकारी को बना, और जो नेता गए हैं वो भी बिना पेदी के लोटे हो गए, वो भी उधर नहीं बोलते। उधर जाते के बाद क्या करते, पार्टी जैसा कहती वैसा ही बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ब्राह्मणों ने सोचा शेड्यूल कास्ट को तो पूना पैट से गुलाम बना लिया, शेड्यूल ट्राइब के ऊपर पूना पैट थोप कर उसको भी गुलाम बना लिया, मगर ओबीसी तो जनरल सीट से चुनाव जीत कर आ रहा है, इसकी क्या व्यवस्था करे? तो उसकी भी व्यवस्था की, दल बदल कानून ले और बीप का कानून ले। तो दल बदल कानून ले आया तो आप 2/3 बहुमत से ज्यादा जब बगावत करेंगे तब आप पार्टी तोड़कर अलग गुट बना सकते हैं, तब आपको मान्यता मिलेगी। 2/3 से कम अगर आप पार्टी से असहमत हैं तो आप पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर के पार्लियामेंट में वोटिंग नहीं कर सकते। अगर बीप जारी कर दिया पार्टी ने, भले ही वो आपके सत्यानाश के लिए ही बिल आया हो, आपके समाज के सत्यानाश के लिए बिल हो, लेकिन अगर पार्टी ने कहा आपको अपने सत्यानाश के लिए वोट डालना है तो आपको वोट डालना पड़ेगा अपने सत्यानाश के लिए। ये है दल बदल कानून और बीप का कानून कि जो पार्टी कहती है वही करना है। इससे ओबीसी के सांसदों विधायकों को भी गुलाम बना लिया गया। कुछ ओबीसी एससी के सांसदों विधायकों ने अपनी पार्टियां बना ली, ओबीसी एससी के लोगों ने अपनी पार्टियां बना ली, वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, मगर उनको भी नियंत्रित कर लिया गया। और अब हर बैकवर्ड आदमी को ये पूछा जाता है, जहां लालू जी होकर आए वहां जाना चाहते हो क्या पूछा जाता बैकवर्ड आदमी को? जहां लालू जी को भेजा था उधर जाना चाहते हो? कहता नहीं जाना चाहते। नहीं जाना चाहते, ठीक है, चुप रहो। अगर बोलोगे ज्यादा बोलोगे तो ईडी का नोटिस देंगे और फिर उधर भेज देंगे। ईडी के डर से तो पूरी महाराष्ट्र की सरकार गिर गई। ईडी की डर से महाराष्ट्र की सरकार चली गई। इतना ज्यादा ब्राह्मणों का प्रभाव है व्यवस्था पर, और हमारे लोग केवल एमपी एमएलए की नहीं सोच रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की और सरपंच की सोच रहे हैं। ओबीसी के लोग इतना ज्यादा प्रभाव हो गया है। हमें आज की क्या सिचुएशन है वो सिचुएशन समझने की जरूरत है। बहुत सारी स्थितियां खराब है और हमारे लोगों को ब्राह्मण इतना, अरे अम्बेडकर 4 लाइन क्यों नहीं लिख देते? पता ही नहीं है क्या परिस्थितियां थी कि जो अंग्रेजों से ले लिए लड़के वो भी नहीं ले पाए, ये परिस्थितियां थी। और संविधान सभा में गांधी कांग्रेस ने एक भी ओबीसी को टिकट नहीं दिया। 2-4 जो आए वो कांग्रेस के विरोध में लड़कर आए। कांग्रेस का अनियंत्रित बहुमत था, वो किसी को बोलने ही नहीं देते थे। बाबा साहब अम्बेडकर ने ओबीसी के लोगों को कहा आप लोग तो बोलो। कहा क्या बोले, बदमाश लोग कुछ देंगे हम लोगों को? बाबा साहब ने कहा नहीं देंगे, कोई बात नहीं, आपकी आने वाली पीढ़ियां पढ़ेंगी तो पता चलेगा कि आप लड़ाई लड़े थे, उसके आधार पर वो लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे, इसलिए बोलो। और ओबीसी के लोगों ने बोला तो नेहरू जी ने कहा ये सरदार पटेल जी का मामला है, वो देखेंगे ओबीसी आरक्षण। पटेल जी ने कहा कि अगर इस मुद्दे पर ज्यादा ये किया गया तो आजादी जो मिलने वाली है, आजादी टल जाएगी आगे, इसलिए पहले आजादी ले लेते हैं, बाद में ओबीसी के मुद्दे को देख लेंगे। बाद में देखने के लिए पटेल जी रहे ही नहीं, रहते तो जरूर देखते मगर रहे नहीं, इसलिए देख नहीं पाए। और नेहरू जी ने ओबीसी के लिए कुछ नहीं किया, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने कानून मंत्री पद से इस्तीफा दिया और इस्तीफा पत्र में लिखा कि मेरे बार बार कहने के बावजूद नेहरू पिछड़े वर्ग के लिए आयोग नहीं गठित कर रहे थे,
इससे मैं बहुत दुखी था और दुखी होकर के मैंने ये इस्तीफा दिया। आज ओबीसी के बहुत सारे एमपी एमएलए मंत्री छोड़ो, गांव का सरपंच भी ओबीसी के अधिकार के लिए इस्तीफा नहीं देता है। एमपी एमएलए मंत्री तो बहुत बड़ी बात है। तो हमारे लोगों को ये बातें पता नहीं है, इसलिए हम आपस में ही लड़ते रहेंगे। अगर हमें ये सारी बातें पता चल जाए तो हम आपस में नहीं लड़ेंगे। लखनऊ में जो बाबा साहब सम्मेलन कर रहे थे उसमें ओबीसी के लोग गए और ओबीसी के लोगों ने कहा कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आप जैसा नेतृत्व शेड्यूल कास्ट के लोगों को मिला, इसलिए उनको अधिकार दे दिया। हमारे पिछड़े वर्ग में ऐसा कोई लीडरशिप नहीं है, इसलिए अधिकार नहीं मिले। इसलिए हम चाहते हैं कि आप हमारा भी नेतृत्व करें। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा जिस दिन शेड्यूल कास्ट और ओबीसी के लोग एक साथ आ गए, उस दिन गोविंद वल्लभ पंत जैसे ब्राह्मण आपके जूते का फीता खोलने में भी गर्व महसूस करेंगे। गोविंद वल्लभ पंत उस समय स्टेज पर बैठे थे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। उनके मुंह पर कहा कि गोविंद वल्लभ पंत जैसे ब्राह्मण जिस दिन शेड्यूल कास्ट